चलो बात चल रही थी अपनी एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में आगे पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं। इनमें देखो सबसे पहले एक नंबर जनजाति है कि एशिया महाद्वीप की जनजातियों में मंगोलिया जनजाति की मंगोलिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो मंगोलिया जो जनजाति है वो मंगोलिया व चीन में निवास करती है। देखो मंगोलिया और जो चीन है वो यहाँ पर आपको बताया कि ये जो देश है वो तो है मंगोलिया और ये देश है चीन। इन दोनों देशों में यहाँ पर ये जो भाग है इस भाग में कौन सी जनजाति का निवास है, मंगोल जनजाति का। तो मंगोल जनजाति है वो मंगोलिया व चीन में निवास करती है। नेक्स्ट नंबर 2 है याकूत। याकूत है वो कहाँ पर निवास करती है, साइबेरियाई रूस में। कि साइबेरियाई रूस है उसमें याकूत जनजाति का निवास है। जैसे साइबेरियाई रूस कहाँ पर स्थित है, यह है साइबेरियाई रूस। तो यहाँ पर जिस जनजाति का निवास स्थान है वो कौन सी आती है, याकूत है। उसके बाद 3 नंबर जनजाति है तुर्क। तो तुर्क है वो कहाँ पर निवास करती है, तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान आपको बताया कि ये है, ये कौन सा आता है, तुर्कमेनिस्तान। कि यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, उसके नीचे उज्बेकिस्तान है, उसके नीचे कौन सा आता है, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्क जनजाति तुर्कमेनिस्तान में निवास करती है। नेक्स्ट जनजाति है कुर्द। ध्यान रखना कौन से, कुर्द। कुर्द कहाँ पर निवास करती है, ईरान में। तो ये जो देश है ये आता है ईरान और ईरान के बाद में ये कौन सा आ जाता है, इराक। तो कुर्द जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है, ईरान में। नेक्स्ट जनजाति का नाम है कजाक। कौन सी जनजाति है, कजाक। जो कजाक जनजाति है इसका निवास स्थान कहाँ पर आता है, कजाकिस्तान। यह है कजाकिस्तान। देखो कजाकिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा आता है, कजाकिस्तान है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है किर्गिज। कौन सा है, किर्गिज। तो किर्गिज कहाँ पर स्थित है, किर्गिस्तान में। कि जो किर्गिज है वो किर्गिज किर्गिस्तान में स्थित है। तो ये जो देश है ये आता है किर्गिस्तान। कौन सा है, किर्गिस्तान। नेक्स्ट जनजाति है शेरपा। अब ये भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर नेपाल जो वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही भारत के विरुद्ध यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं और चाइना का साथ दे रहे हैं। सीमाओं को लेकर भारत और नेपाल के बीच में वर्तमान में हाल में विवाद चल रहा है। तो शेरपा जनजाति यहाँ नेपाल में है और नेपाल में ये जनजाति कैसी है, पर्वतारोही। ध्यान रखना प्रश्न इस प्रकार हो कि नेपाल की पर्वतारोही जनजाति कौन सी है, तो कौन सी आएगी यहाँ पर, शेरपा। नेक्स्ट है गोरखा। तो गोरखा तो नाम सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट है वो भी जैसे गोरखा जनजाति नेपाल में और ये एक सैनिक जनजाति है जो नेपाल की सेना में इस जनजाति के जवानों को भर्ती किया जाता है। तो जो गोरखा है, गोरखा कहाँ पर है, नेपाल में सैनिक। नेपाल की सैनिक जनजाति कौन सी है, तो कौन सी आएगी, गोरखा। और लास्ट जनजाति है मोरात। ये मोरात भी कहाँ पर है, नेपाल। लेकिन ये नेपाल की कैसी जनजाति है, कृषक जनजाति। तो नेपाल में 3 जनजातियाँ आपको बताई हैं। पहली है शेरपा जो नेपाल में पर्वतारोही है, दूसरी गोरखा जो सैनिक जनजाति है और तीसरी है मोरात जो कैसी जनजाति है, कृषक जनजाति है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनका निवास स्थान है। देखो एक बार दोबारा कि एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ जिनमें एक नंबर आती है कौन सी है, मंगोल जनजाति। तो मंगोल मंगोलिया व चीन दोनों में निवास करती है। फिर आती है याकूत। याकूत साइबेरियाई रूस में। तुर्क है वो तुर्कमेनिस्तान में। कुर्द है वो ईरान में। कजाक है वो कजाकिस्तान में। किर्गिज है वो कहाँ पर आती है, किर्गिस्तान में। शेरपा नेपाल में पर्वतारोही जनजाति है। फिर गोरखा, गोरखा नेपाल में एक सैनिक जनजाति है। मोरात ये नेपाल की एक कृषक जनजाति है। एशिया की प्रमुख जनजातियों के बाद में बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां या एशिया का अपवाह तंत्र। देखो अपवाह तंत्र, एशिया का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक होती हैं नदियाँ और दूसरा होता है झील।
एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो अपवाह तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो, एक नदियां और दूसरा कौन सा है? झील। पहले हम बात करते हैं एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में। नदियों में एक नंबर पढ़ते हैं हम एशिया की प्रमुख नदी। देखो कौन सी नदी है एशिया की? यांग टीसी कियांग नदी। देखो यांग टीसी कियांग नदी। अब ऐसा नाम कहाँ पर मिलता है? चाइना में। तो ये जो यांग टीसी कियांग नदी है ये भी कहाँ पर प्रवाहित होती है? चाइना में। जैसे इस प्रकार से चाइना में ये प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी का नाम आता है यांग टीसी कियांग। यांग टीसी कियांग नदी। देखो इस नदी का मुख्य रूप से प्रश्न क्या बनता है कि यांग टीसी कियांग नदी किस देश में आती है? तो कौन से देश में है? चीन में स्थित है। उसके बाद में एशिया की सबसे लंबी नदी। देखो यांग टीसी कियांग नदी है, इसकी विशेषता क्या है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अब याद कैसे करना है? इससे बड़ा अभी तक आपको किसी नदी का नाम बताया ही नहीं है। अगर एशिया में कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो जो सबसे बड़ा नाम होगा वही एशिया की सबसे लंबी नदी आ जाएगी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी कियांग नदी जो चाइना में प्रवाहित होती है, लगभग 6300 किलोमीटर में ये प्रवाहित होने वाली नदी है। अब देखो नेक्स्ट कौन सी आती है? यहीं पर 2 नंबर एशिया की नदी के बारे में बात करें तो नदी है हांग हो नदी। अब ये भी वैसा ही नाम आ गया। तो हांग हो नदी भी कहाँ पर प्रवाहित होती है? चीन में। कहाँ पर है? चीन में। कि हांग हो नदी, तो हांग हो नदी जैसे इस प्रकार से यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी है, उस नदी का नाम क्या आता है? हांग हो नदी। ये भी चीन में प्रवाहित होती है। वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है भारत और चीन दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा तनाव ही रहता है, लेकिन वर्तमान में भारत चीन, भारत नेपाल के बीच में तनाव की स्थिति है। तो यहीं की नदी है कौन सी है? हांग हो नदी। विशेषता इसकी क्या है कि इसे पिल्ली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिल्ली नदी। कि पिल्ली नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? हांग हो नदी को कहा जाता है। और इस नदी को कहा जाता है चीन का शोक। कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो एशिया की 2 प्रमुख नदी आ गई हैं, यांग टीसी कियांग नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, और हांगो नदी जो चीन का शोक कहा जाता है, इसे पिल्ली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों ही जो नदियां हैं वो कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? चीन में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं 3 नंबर नदी के बारे में। देखो 3 नंबर है आमूर नदी। ये आमूर नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है। एक तो आता है चीन और प्लस एक आता है साइबेरियाई रूस। इन दोनों में जो प्रवाहित होने वाली नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? आमूर नदी के नाम से। जैसे यहाँ पर यह आ गया साइबेरियाई रूस, यहाँ पर आ गया चीन। तो इन दोनों में जो प्रवाहित होने वाली नदी है इसका नाम है आमूर नदी। हांगो नदी, यांग टीसी यांग, और कौन सी आ गई है? आमूर नदी। नेक्स्ट यहाँ की जो एशिया की प्रमुख नदी है उसका नाम है इरावदी नदी। बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ध्यान रखना। नदियाँ सारी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इरावदी नदी है, ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? म्यांमार में। कहाँ पर प्रवाहित होती है?
म्यांमार में होती है। अब ये यहाँ पर आपको बताया कि भारत का जो पड़ोसी देश है ये है म्यांमार है। अब म्यांमार में ये यहाँ से प्रवाहित होती है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, यहाँ से प्रवाहित होकर इस प्रकार से इसका अंत यहाँ पर होता है। तो जो नदी है, नदी का नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी, देखो इरावदी नदी की विशेषता क्या है कि इरावदी नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है इसका उद्गम? म्यांमार से। नेक्स्ट इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। जीवन रेखा कि म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो कौन सी नदी आएगी? इरावदी नदी। नेक्स्ट कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी, कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी, जैसे ये तो आ गया दक्षिणी एशिया, ये आ गया पूर्वी एशिया, दोनों के बीच का ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, जिसका आपको बताया था कि यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं, जैसे फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सारे देश हैं किसमें? दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल होते हैं। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इरावदी नदी, जिसे म्यांमार की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ की एशिया की नदी के बारे में बात करें तो नदी का नाम है दजला फरात नदी। दजला फरात नदी। अब देखो दजला फरात नदी है, ये दजला फरात है, ये नदी निकलती है तुर्की। कहाँ से निकलती है? तुर्की। और तुर्की में एक पर्वत है जिसका नाम है टोरस। कौन सा है? टोरस है। कि जैसे यहाँ पर तुर्की, ये देश है कौन सा है? तुर्की। और तुर्की में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जिसे किस नाम से जाना जाता है? टोरस के नाम से। यह है टोरस। ये जो टोरस पर्वत है, इस टोरस पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का होता है? दजला नदी का। तो ये दजला नदी है, यहाँ से ये टोरस पर्वत से निकलकर आती है, इस प्रकार से ये आ जाती है इराक में। कहाँ पर आती है? इराक में। तो यहाँ पर जैसे ये इराक में आती है तो यहाँ पर आकर मिल जाती है, इसमें कौन सी नदी है? फरात नदी। ये आ गई इराक में। अब यहाँ पर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। जैसे आपको विश्व में बताया था कौन सी नदी मिल रही थी? नील नदी। श्वेत नील और ब्लू नील के रूप में उद्गम हो रहा था। इस प्रकार से यह आकर यहाँ पर इसका अंत होता है। और यहाँ पर आपको एक खाड़ी बताई थी, किस नाम से जाना जाता है इस खाड़ी को? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के नीचे थी ओमान की खाड़ी। तो यहाँ पर ये जो नदी है ये तो आती है दजला नदी। दजला नदी। और ये जो नदी आती है ये आती है फरात नदी। कौन सी है? फरात। दोनों नदियाँ कौन से देश में आकर मिलती हैं? इराक में। ये यहाँ पर आकर मिल गई हैं इराक में। आगे इस नदी का अंत कहाँ पर होता है? फारस की खाड़ी में। तो ये यहाँ पर जिस स्थान पर गिरती है उसका नाम है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में इस नदी का अंत होता है, लेकिन कि इसका अंत, तो अंत इसका कहाँ पर होता है? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में। ये जो नदी है इसके किनारे सभ्यता कौन सी है? सभ्यता मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? यहाँ पर यह है इराक। और इराक में एक सभ्यता थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे थी? कौन सी नदियों के किनारे थी? दजला फरात नदी है उनके किनारे स्थित थी। तो ये अपने प्रमुख एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। इनके अलावा जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो भारत की नदियां हैं उसका अध्ययन करेंगे हम भारत के भूगोल में। तो भारत की नदियों को यहाँ विश्व की नदियों के साथ न पढ़ कर के इसमें पढ़ेंगे, भारत की नदियों के साथ पढ़ेंगे। और भारत में जो प्रमुख नदी है वो सिंधु है, गंगा है और कौन सी ब्रह्मपुत्र है, जिनसे संबंधित एशिया महाद्वीप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो भारत के भूगोल में कंप्लीट करेंगे। तो एशिया का जो अपवाद तंत्र है, अपवाद तंत्र में सबसे पहले हमने पढ़ी है एशिया की नदियाँ, जिसमें आई है यांगत्से कियांग नदी। यांगत्से कियांग नदी चाइना में प्रवाहित होती है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दूसरी है हांगहो नदी। हांगहो नदी कहाँ पर आती है? चीन में, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है आमूर नदी। आमूर नदी है वो चीन और रूस में स्थित है। और नेक्स्ट है इरावदी नदी जो म्यांमार में स्थित है, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है दजला फरात नदी। दजला का उद्गम तुर्की के टोरस पर्वत से होता है और ये फरात इराक से निकलती हैं। इन दोनों का अंत होता है फारस की खाड़ी में। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता का। अपवाद तंत्र का ही दूसरा पार्ट आता है एशिया की प्रमुख झीलें। तो देखो एशिया की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक नंबर झील लेते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील कौन सी झील आती है? कैस्पियन सागर झील। देखो यहाँ पर ये जो झील है इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आगे लगता इसके सागर है, लेकिन है ये क्या? झील। जो यहाँ पर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है या ईरान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, ये जो देश हैं जैसे जॉर्जिया है, इन देशों के साथ सीमा बनाने वाली झील है कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर झील का अगर देश पूछा जाए तो यहाँ पर ये जो संपूर्ण देश हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, इन सब में शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रश्न महाद्वीप से पूछा जाता है, तो महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? एशिया। इनके अलावा अगर देश से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन से देश की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पर इन देशों की सीमाएँ यहाँ पर लग रही हैं। फिर बात करते हैं कि ये झील खारे पानी की है या मीठे पानी की है। तो ये झील है खारे पानी की। खारे पानी की। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? कैस्पियन सागर है। और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो उत्तरी अमेरिका में बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी थी? सुपीरियर झील। और इसकी क्या विशेषता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। खारा पानी हो या मीठा पानी हो, किसी में भी अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? कैस्पियन सागर। दूसरी सबसे बड़ी पूछी जाती है तो सुपीरियर, और तीसरी सबसे बड़ी पूछी जाती है तो कौन सी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया और सुपीरियर दोनों मीठे पानी के हैं, लेकिन कैस्पियन सागर कैसे पानी के? खारे पानी के है। नेक्स्ट एक झील यहाँ पर आती है जिसको कहा जाता है अरल सागर। ये झील है अरल सागर। अरल सागर है। तो अरल सागर है 2 नंबर है अरल सागर। अरल सागर।
अरल सागर झील कौन से देशों में आती है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देशों की सीमा पर स्थित झील कौन सी आती है? अरल सागर। अरल सागर के बाद में नेक्स्ट आती है बैकाल झील। बैकाल झील, देखो यहां पर आती है बैकाल झील। ये है साइबेरियाई रूस, और रूस में यहाँ पर जो झील आएगी उसको किस नाम से जाना जाता है? बैकाल झील। तो बैकाल में मुख्य रूप से तो याद रखना है देश का कि बैकाल झील कौन से देश में आती है? साइबेरियाई रूस में स्थित है। ये साइबेरियाई रूस में स्थित झील है, जो विश्व की प्राचीन झील है। विश्व की प्राचीन झील, कि विश्व की प्राचीन झील कौन सी आती है? बैकाल झील है। और इसे कहा जाता है साइबेरिया, साइबेरिया का मोती। कि साइबेरिया का मोती कौन सी झील को कहा जाता है? तो साइबेरिया का मोती कहा जाता है बैकाल झील को। नेक्स्ट एशिया की झील आती है मृत सागर। नेक्स्ट यहाँ पर आती है मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर झील है वो आती है जॉर्डन में। कहाँ पर स्थित है? जॉर्डन। ये जो देश है इसका नाम है जॉर्डन, और यहाँ पर ये जो झील है वो झील कौन सी आएगी? मृत सागर। जॉर्डन, जॉर्डन में ये यहाँ पर है मृत, जॉर्डन, जॉर्डन में आती है मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर देखो विशेषता क्या है कि सबसे नीची झील, सबसे नीची, सबसे नीची झील, कि सबसे नीची झील कौन सी आती है? मृत सागर। और इसकी क्या विशेषता है कि विश्व में दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील, कि विश्व में दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी आती है? तो कौन सी आती है? मृत सागर। ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न एसएससी में भी पूछा गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली कौन सी है, दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली कौन सी है, तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे पहले हमने बात की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील। तो दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी आती है? मृत सागर, जो कहाँ पर है? जॉर्डन में सबसे नीची झील है और विश्व में दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। उसके बाद में आती है वोन झील। वोन झील, ये वोन झील है, यह स्थित है तुर्की में। कहाँ पर आती है? तुर्की में। जैसे ये यहाँ पर तुर्की है, तुर्की में यहाँ पर ये झील है, उस झील को किस नाम से जाना जाता है? वोन झील। वोन झील, यह है वोन झील। कि वोन झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील। देखो विश्व में जो दो सर्वाधिक लवणता वाली झीलें दोनों ही एशिया महाद्वीप में आती हैं, कि मृत सागर जॉर्डन में स्थित है जो सबसे नीची झील है, विश्व में दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। वोन झील है वो तुर्की में, जो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगर तीसरी कहीं झील के बारे में पूछा जाए कि विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो विश्व में तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी आती है? ग्रेट साल्ट झील, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो विश्व की तीन बड़ी जो झील हैं वो बताएं, कैस्पियन सागर है, सुपीरियर झील है और विक्टोरिया। सर्वाधिक लवणता वाली मृत सागर है, वोन झील है, सर्वाधिक वाली वोन है, दूसरी मृत है और तीसरी कौन सी आती है? ग्रेट साल्ट झील है। उसके बाद में एक झील आती है जिसका नाम है टोबा झील। यह है
टोबा झील। ये टोबा झील कहाँ पर आती है? इंडोनेशिया में। टोबा झील है इंडोनेशिया में। जैसे ये इंडोनेशिया है तो यहीं पर इंडोनेशिया में झील स्थित है जिसका नाम है टोबा झील। टोबा झील। देखो इस झील की क्या विशेषता है कि जैसे ही ज्वालामुखी आता है तो अगर ज्वालामुखी का मुख चौड़ा होता है तो उससे जहाँ पर जो गड्ढा होता है उससे निर्मित जो झील है उसको कहा जाता है कोलडेरा से निर्मित झील। कि विश्व में सबसे बड़ी कोलडेरा से निर्मित झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी कोलडेरा से निर्मित झील पूछी जाए तो कौन सी आती है? टोबा झील। अगर राजस्थान में सबसे बड़ी कोलडेरा से निर्मित झील पूछी जाती है तो कौन सी आती है? पुष्कर झील। तो ये झील यहाँ पर इंडोनेशिया में। एक झील यहाँ पर आती है सोसिंग झील। कौन सी है? सोसिंग झील, या उसे सोसिंग झील के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में स्थित ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। जैसे यहाँ पर ये नेपाल में स्थित है तो नेपाल में स्थित ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगर विश्व में सबसे ऊंची जो नौकायन झील के बारे में बात करें तो विश्व में सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी आती है? टिटिकाका। जो आपको पढ़ाई थी कि विश्व में सबसे ऊंची कौन सी है? टिटिकाका जो नौकायन झील है। लेकिन सीधी अगर पूछी जाए तो सीधी कौन सी आएगी? सोसिंग, या फिर सोसिंको भी इसको कहा जाता है। जैसे ये यहाँ पर झील है, कहाँ पर आती है? नेपाल। नेपाल में आता है कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। और तिब्बत का जो पठार है इसी पर यह आती है सोसिंग या सोसिंको झील, या इसे सोसिंको भी कहा जाता है, या सोसिंग भी इसको बोल सकते हैं। ये जो झील है ये विश्व में सबसे ऊंची झील है। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो नौकायन झील है वो पूछी जाती है तो कौन सी आएगी? टिटिकाका झील आएगी। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है अपने एशिया महाद्वीप का क्या है? अपवाह तंत्र। तो पहले तो हमने बात की एशिया की प्रमुख जनजातियाँ, उसके बाद अपनी बात हुई है एशिया के प्रमुख अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र में हमने पढ़ी है नदियाँ, नदियों के बाद में पढ़ी है झील। अब देखो आगे बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत व पठार, कि एशिया में कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं। तो एशिया के अपवाह तंत्र में झील हैं। झीलों के बारे में देखो कि कैस्पियन सागर झील है, ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। अरल सागर झील है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा पर स्थित है। बेकाल झील रूस में जो विश्व की प्राचीन झील है जिसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। फिर आती है मृत सागर झील जो कहाँ पर आती है? जॉर्डन में, जो सबसे निचली झील है। विश्व में दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है वोन झील जो कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट टोबा झील इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी से निर्मित है, कोलडेरा से निर्मित विश्व की सबसे लंबी झील है। सोसिंको झील है, ये सोसिंको झील कहाँ पर आती है? तिब्बत के पठार में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर